दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के उदय में इंटरनेट की भूमिका, यानी इंटरनेट के आविष्कार से कैसे वैश्वीकरण की घटना घटी और विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ गया इंटरनेट के कारण, हम उसी को देखेंगे। और साथ ही साथ वैश्वीकरण का विश्व आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ा है, हम उसको भी देखेंगे। दो सेक्शन है, एक इंडिया और एक विश्व। हम विश्व की देखेंगे। दरअसल क्या है कि जब आप इससे लिखने जा रहे हैं तो इस सबकी एक व्यापक समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप जब इससे लिखेंगे तो ये सब जानकारी होगी, तो इसी जानकारी सबके आधार पे आप खेलेंगे। क्योंकि इससे का अर्थ है कि डायमेंशन क्लियर होनी चाहिए, एक व्यापक दायरा में आपकी समझ होनी चाहिए। जब तक आपकी समझ व्यापक दायरे में नहीं होगी तब तक जो है दिक्कत है। वह अलग बात है कि जिस साइज का एटम बम बैच का इससे लड़ जाता है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही स्पष्ट कर देंगे कि क्वेश्चन लड़ने जा रहा है तो लड़ जाती है। लगातार तो हम देख ही रहे हैं। तो इससे मैं एटम बम बैच के जो एस्पिरेंट भाभी ऑफिसर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लड़ेंगे इससे में भी। लेकिन इसके बावजूद भी नॉलेज जरूरी है। आइए अब हम वैश्वीकरण क्या है। देखिए, वैश्वीकरण जो है विश्व के देशों को आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सामाजिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। यानी कहने का अर्थ है कि वैश्वीकरण जो है विश्व के विभिन्न देशों को एक वैश्विक बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया है। विश्व के विभिन्न देशों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह विश्व के विभिन्न देशों को जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तकनीकी रूप से इंटीग्रेटेड करता है, जोड़ता है। लेकिन प्रमुख रूप से आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ता है। जब आर्थिक जहाँ होगा वहाँ सामाजिक, राजनीतिक सब हो जाता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण एक ऐसी घटना है जिसके तहत जो है विश्व के विभिन्न देशों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाता है। अब देखिए कैसे जो है वैश्वीकरण की उत्पत्ति में इंटरनेट की भूमिका हुआ। सबसे पहले इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटरों को या डिजिटल उपकरणों को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। और इंटरनेट का मुख्य काम है सूचना का संचारण करना। ये सूचना प्रसारित करता है, वह सामाजिक सूचना हो या आर्थिक सूचना हो, राजनीतिक सूचना हो, पर्यावरणीय सूचना है, यानी जीवन के जितने भी पक्ष है या देश दुनिया की जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने सभी सूचनाओं को संचालित करने का काम करता है। और इंटरनेट कैसे विश्व अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की घटना को संभव किया वह देखेंगे। सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने जो है एक जो है नेटवर्क शुरू किया था, उपकरणों का एक नेटवर्क शुरू किया था। उसको हम अपार्टनेट कहते हैं, अपार्टनेट कहा जाता था। यह जो है नेटवर्क शुरू किया गया था कैलिफोर्निया के एक कंप्यूटर उटाह, अमेरिका में एक उटाह जगह है, उटाह में 3 कंप्यूटरों के साथ जो है शुरू किया गया था। एक कंप्यूटर उटाह में, कैलिफोर्निया के एक कंप्यूटर उटाह में 3 कंप्यूटरों को जो है जोड़ा गया था इंटरनेट से। लेकिन जैसे जैसे इस नेटवर्क का विस्तार होते गया, इसका प्रसार जो है तेजी से विश्व भर में फैलने लगा। और 1980 के बाद जो है बड़ी तेजी से इसका प्रसार हुआ। और इंटरनेट क्या करता है कि अपने नेटवर्क के माध्यम से वो विभिन्न देशों, विभिन्न सरकारों, विभिन्न देश के लोगों को या औद्योगिक संस्थानों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को, वैश्विक संस्थाओं को, तो पूरे विश्व के लोगों को अपने नेटवर्क के माध्यम से ईमेल, गूगल, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ई बैंकिंग, ई सेवा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ता है। इंटरनेट का ये उत्पाद है, इस सेवा है। इस सब सेवा का काम क्या है, जैसा कि जानते हैं,
सूचना का संचरण, संचरण ईमेल, गूगल, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ई बैंकिंग, ई सेवा, वीडियो गेम, सब सूचना का संचरण करता है। अपने इन्हीं सेवाओं के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ता है। लोग है, कोई बैंकिंग संस्थान है, कोई सरकार है, अलग अलग सरकारों सभी को आपस में इंटीग्रेट करता है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग जुड़ गए हैं, वेबसाइट के गूगल के माध्यम से सब लोग जुड़े हैं। देख रहे हैं गूगल के माध्यम से सभी लोग गूगल पर आईडी होगा, टोटल लोगों का गूगल पर आईडी होगा, ईमेल पर आईडी होगा, सबका। सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हैं, सोशल मीडिया में पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। वेबसाइट, अब इंस्टाग्राम पे अमेरिका के लोग भी है और भारत के लोग भी है, गूगल पे अमेरिका के लोग भी, भारत के लोग है। तो आप देखेंगे बैंकिंग सेवा, ई बैंकिंग सेवा जो है से सारे लोग जुड़े हुए हैं। इंटरनेट जो है सारे बैंकिंग देश के, विश्व के पूरे बैंकिंग सेवाओं को इंटीग्रेट कर दिए हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है सब जुड़ा हुआ है। तो इसके माध्यम से, गूगल के माध्यम से सब जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से सूचना का संचरण होता है। सूचना का संचरण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंटरनेट की इस्तेमाल जैसे जैसे, चूंकि इंटरनेट से क्या होता है, सूचना का संचरण होता है। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता गया, उसके बाद जो है लोगों को जो है दुनिया के विभिन्न देशों के बाजारों के प्रति अधिक जानकारियाँ और पूंजी स्रोतों की जानकारी होने लगी। जब क्या हुआ कि सारे लोग जब जुड़ गए इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का काम है सूचना का संचार करना, प्रसारण करना, तो इस सूचना के माध्यम से विविध सूचना जो है लोगों तक पहुंचने लगी। अब इसमें क्या हुआ, दुनिया के देशों के विभिन्न प्रकार के सभी देशों के बाजार, मार्केट के बारे में पता चला, उसके पूंजी स्रोत के बारे में जानकारी हुई। जैसे इंडिया के बाजार, अमेरिका में बैठे हुए लोगों को जानकारी हो गई सूचना के द्वारा, भारत में बैठे हुए लोगों को अमेरिका के बाजार के बारे में जानकारी हो गई, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहाँ के रहन सहन का स्तर क्या है, खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, लोगों की जानकारी बढ़ी। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न देशों के रहन सहन, पहनावा, खान पान, श्रम की लागत, संसाधन, वहाँ किस अमीर है कि गरीब है, किस तरह की, ये सब होने लगा। तो पहले सूचना के प्रसार से विभिन्न देशों की बाजारों की जानकारी हुई, पूंजी स्रोतों की जानकारी हुई। इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार खुल गया। अब लगने लगा कि इस बाजार में, दुनिया, भारत के बाजार में ये सामान सस्ता है, अमेरिका के बाजार में ये सामान सस्ता है, या अमेरिका के बाजार में ये महंगा है, चीन के बाजार में ये सस्ता है, अमेरिका के पास पूंजी अधिक है, चीन के पास पूंजी अधिक है, भारत के पास जो है कार्यशील जनसंख्या अधिक है, पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वालों लोगों की संख्या भारत में अधिक है। तो अब क्या हुआ, विश्व व्यापार के द्वार इससे खुल गया, यानी व्यापार खुला। अब उसके बाद उसी सूचना से क्या हुआ कि विभिन्न देशों के रहन सहन, पहनावा, खान पान, श्रम की लागत, संसाधन, इस सब का जो है रुचि बढ़ा। भारत में बैठे हुए लोगों को अमेरिकी लोग एक कपड़ा देखने लगा कि अमेरिकी लोग किस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, क्या खाता है, चीन के लोग क्या खाता है, वहाँ वेतन कैसा है, श्रम की लागत क्या है, उच्च वेतन क्या है। अब लोगों को जो है रुचि बढ़ने लगी। मान लीजिए जहाँ वेतन अधिक था, अब लोग वहाँ जो है जाने का प्रयास करने जाने लगे। तो इसीलिए अमेरिका से लोग, भारत से यूएई काम करने लोग जाता है बड़े पैमाने पे। अमेरिका से जो है भारत से ऑस्ट्रेलिया जाता है काम करने के लिए, अधिक वेतन मिलता है। इजराइल में जाता है काम करने के लिए। उसके बाद जो है संसाधन पता चलने लगा कि किस देश में कच्चे माल की अधिक है, लोगों की रुचि पैदा हो गई। अब भारतीयों की या अलग अलग देशों की लोगों को रुचि पैदा हो गई दूसरे देशों के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने की। तो छात्र जाने लगे दूसरे देशों में पढ़ने, वहाँ का फीस पता चल गया, लोगों का पलायन शुरू हुआ, मतलब प्रवासन शुरू हुआ। इसके अलावा क्या हुआ कि जो लोग सूचना के माध्यम से अमेरिकी वस्तु, अमेरिकी कपड़ा, अमेरिकी गीत संगीत, ये सब, या अलग अलग देशों के जो है रहन सहन, खान पान के बारे में रुचि जानकारी जब होने लगी इंटरनेट के माध्यम से, तो क्या हुआ, अलग अलग देशों में बैठे हुए लोग जो है अलग अलग देशों की वस्तु और सेवाओं की मांग करने लगे। लोगों की जो है रुचि बढ़ी। पहले देखने के बाद रुचि, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या
यूट्यूब पे तो कोई सामान दूसरे देशों का होता है तो उसमें वॉशिंग मशीन ले लीजिए या आयरन करने वाला जो है प्रेस ले लीजिए, तो बहुत स्टाइलिश रहता है, तो आपको लगता है कि नहीं इसका यूज करना चाहिए। तो पहले रुचि पैदा होगा, रुचि पैदा हुआ, उसके बाद अब उसकी मांग आप करने लगे, मांग करने लगे तो व्यापार होना चाहिए, क्योंकि अब दूसरे देशों से व्यापार होनी चाहिए। अब व्यापार पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वस्तु सेवाओं की मांग होने लगी। अब वस्तु सेवाओं की जब चूंकि मांग पैदा हुआ, आपकी रुचि बढ़ी, रुचि होने के बाद आप वस्तु सेवाओं की मांग करने लगे, मांग करने लगे तो अब क्या होगा, अब उसको जो है उपलब्ध होना चाहिए, और उपलब्ध होने के लिए उत्पादन होनी चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या हुआ, श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होने लगी, आयात निर्यात की, व्यापार की। अब हर देश में जो है एक दूसरे देशों की सामान जो है पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी देश जो है अपनी व्यापारिक नीतियों क्या करेंगे, उदार करेंगे। सभी देश जो है विदेशी वस्तुओं के आवाजाही पर जो भी प्रतिबंध है, शुल्क है, जो भी अवरोध है उसको कम करेंगे, तो यानी स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो अब 1995 में क्या हुआ, WTO की स्थापना हो गई, और WTO का उद्देश्य था विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो है वस्तु, सेवा, पूंजी का निर्वाह पर, वस्तु, सेवा, पूंजी का निर्वाह, तकनीकी का, प्रौद्योगिकी के निर्वाह प्रवाह सुनिश्चित करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना अवरोध के संचालित हो यह सुनिश्चित करना। उसके बाद WTO की स्थापना के साथ ही 1990 के आसपास सभी देश क्या किया, अब दूसरे देशों की वस्तुओं और सेवाओं के अपने देश में लाने के लिए आयात निर्यात व्यापारिक नीतियों में उदारीकरण करने लगा, आयात निर्यात शुल्क कम करने लगा, आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध था उसको हटाने लगा। अब जो है जब प्रतिबंध हटा दिया, क्या हुआ, दुनिया जुड़ गया, आपस में इंटीग्रेशन हो गया, लोगों का इंटीग्रेशन, दुनिया जुड़ गया व्यापार के माध्यम से, श्रम की गतिशीलता से, तकनीकी के प्रवास, प्रौद्योगिकी प्रवाह से, प्रौद्योगिकी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या हुआ, अब पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से दुनिया जुड़ गया। अब जुड़ा, अब इसका प्रभाव क्या होगा यह देखिए। सबसे पहला आर्थिक प्रभाव, अब क्या हुआ कि व्यापार हुआ, तो व्यापार के माध्यम से समझ रहे हैं विश्व की अर्थव्यवस्था जो है आपस में इंटीग्रेशन हो गया, सभी देशों का आपसी व्यापार होने लगा, यानी व्यापार लोगों को जोड़ने लगा। विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, मतलब विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ गई। सभी देश क्या करने लगे, आर्थिक उदारीकरण। अब जैसे कि आर्थिक उदारीकरण करने लगे, जो भी जो है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध थे उसको हटाने लगे आयात निर्यात में। उसके बाद जो है इसके प्रभाव देखेंगे, अब अलग अलग देशों में जो है वस्तु और सेवाओं की मांग होने लगी। दो प्रकार के मांग थे, एक आवश्यकता आधारित, एक पसंद आधारित। क्योंकि रील देखकर सूचना के द्वारा जानकारी मिली थी, तो कुछ लोगों की आवश्यकता थी तो कुछ लोगों को पसंद था। दो प्रकार की जो है मांग डेवलप हुआ, आवश्यकता आधारित, पसंद आधारित। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, वैश्वीकरण का प्रभाव बताते हैं। उसके बाद निवेश का प्रवाह जो है बढ़ने लगा, क्योंकि एक देश, किसी देश में प्राकृतिक संसाधन तो था लेकिन उसको दोहन करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं थी, तो अब उसकी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बहुराष्ट्रीय निगम जो है आने लगे। अब बहुराष्ट्रीय निगम MNC, और इससे निवेश का प्रवाह बढ़ा, बड़े पैमाने पे बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना हुई, मल्टीनेशनल कंपनी की। एक कंपनी किसी एक देश में कारोबार नहीं करती है, ये विश्व के जो है 40, 50, 100 देशों में अपना कारोबार का प्रसार करती है। किसी एक देश से मुनाफा नहीं कमाती है, वो थोड़ी थोड़ी मुनाफा जो है विश्व के अधिकांश देशों से कमाती है MNC। तो इसका जो है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में यह बदलाव जो है आपको इसका असर पड़ा, यह जो है आपको देखने को मिला। राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे, जब लोगों की व्यापारिक जो है व्यापार होने लगा, तब लोगों की जो है आप विभिन्न देशों की आपसी निर्भरता बढ़ गई, वस्तु और सेवाओं के लिए, उत्पादन के लिए, व्यापार के लिए। साथ ही साथ आपसी निर्भरता बढ़ने से क्या हुआ कि लोग विभिन्न देशों के बीच जो है सहयोग और सहकार का ढांचा तैयार हुआ।
और यह सहयोग सहकार का ढांचा कुछ मुद्दों पर था, जैसे कि अब अपने अपने देशों के हितों के लिए कुछ कॉमन इशू था। पर्यावरण मुद्दा, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, सतत विकास का मुद्दा। अब इस सब के माध्यम से विश्व के विभिन्न देश जो है इसको दूर करने के लिए जो है आपस में एकजुट हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही विश्व की अर्थव्यवस्था आयात निर्यात व्यापारिक उदारीकरण किया गया, अब देशों की जो राष्ट्रीय संप्रभुता थी, सीमितता थी, जो अलग अलग देश जो है अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता तक ही सीमित था, अब उसको क्या हुआ, उससे उसको जो है क्या किया, समाप्त कर दिया। अब वह देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। और इस दौरान क्या हुआ, राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानव अधिकार के मुद्दे आए, प्रेस की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, अब इस सबको, पर्यावरण के मुद्दे, इस सबको जो है सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर एनजीओ सक्रिय हो गया। अब ग्रीन पीस क्या है, रिपोर्टर ब्रदर्स क्या है, विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी करता है, वो ज़्यादातर एनजीओ ही है। उसके बाद जो है अब विभिन्न देशों के बीच जो है आपसी निर्भरता और आपसी हितों की रक्षा के लिए अलग अलग संगठन की स्थापना हुआ 1990 के आसपास, जिसमें यूरोपीय यूनियन हो गया, G20 हो गया, एससी हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, G7 हो गया। ये सब संगठन की स्थापना होने लगी। उसके बाद जो है सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो जब सभी देश जो है आपस में जुड़ गया तो क्या हुआ, एक सांस्कृतिक समरूपता वाला एक उपभोक्तावादी समाज का उदय हुआ वैश्विक स्तर पर। यानी एक ऐसा सांस्कृतिक समरूपता वाला उपभोक्तावादी समाज है जो अमेरिका के लोग भी यही शर्ट पहनता है और भारत के लोग भी यही शर्ट पहनता है। अमेरिका के लोग जो खाता है वही खाता है यहाँ का। चीन में मोमोज खाता है तो भारत में भी मोमोज खाने लगा लोग। भारतीय फिल्म भारत में भी चलता है तो विभिन्न देशों में भी चलता है। वही वुडलैंड के जूता या प्यूमा का जूता जो है भारत के लोग पहनते तो अमेरिका लोग के लोग भी पहनने लगे। समझ रहे हैं। तो खान पान जो है, खान पान में, भाषा में, अब अमेरिका भी हिंदी बोलने लगे, भारतीय भी अंग्रेजी बोलने लगे, चाइनीज बोलने लगे। तो एक ऐसा समाज का निर्माण हुआ, उपभोक्तावादी समाज, समरूपता वाला, उपभोक्तावादी समरूपता वाला, सांस्कृतिक समरूपता वाला एक उपभोक्तावादी समाज का उदय हुआ। साथ ही साथ नृत्य, नाटक, भाषा, साहित्य का व्यापक वैश्विक प्रसार हुआ। अब हर देश को, देश के अपनी जो सांस्कृतिक, अपने भाषा, नृत्य, नाटक, संगीत को विश्व भर में फैलाने के लिए एक नवीन अवसर उभर कर आया है। अब भारतीय फिल्म विश्व के विभिन्न देशों में देखे जाने लगी। भारतीय भोजपुरी गाना अमेरिका, लंदन में बजने लगी। तो क्या हुआ, एक हर देश के जो कल्चर है उसको विस्तार करने का एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन के क्षेत्र में नई नई, स्वास्थ्य, नए नए अवसर उभर कर सामने आ गए। तो वैश्वीकरण का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है असर है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और सब बता दिए। अब हम भारत वैश्वीकरण क्यों अपनाया है और भारत वैश्वीकरण कैसे भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला पर क्या असर पड़ा है, हम उसको दिखाएंगे। उसके बाद जो है फिर आगे देखेंगे।